नमस्कार। आज का सानिध्य संवाद हिंदी साहित्य की काव्य विभूति सुमित्रा नंदन पंत की पुत्री सुमिता पंत की स्मृतियों पर केंद्रित है। आज के इस विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए मैं सहर्ष आमंत्रित करना चाहूंगा सिंगापुर से डॉक्टर संध्या सिंह को, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की हिंदी और तमिल विभागाध्यक्ष है। संध्या जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है। धन्यवाद ललित जी, सभी को नमस्कार। और आज हम सानिध्य संवाद 36 में आप सभी का स्वागत करते हैं। सानिध्य लंदन की स्थापना वर्ष 2003 में कवि, लेखक, फिल्म इतिहासकार व फिल्मकार ललित मोहन जोशी जी ने प्रसिद्ध हिंदी कथाकार, कवि और निबंधकार स्वर्गीय डॉक्टर गौतम सचदेव के साथ इसकी स्थापना की थी। पिछले 3 वर्षों में जब से कोविड प्रारंभ हुआ, कोविड काल के दौरान सानिध्य ने साहित्य, संगीत, रंगमंच, सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर कई स्मरणीय कार्यक्रम किए हैं, जिनमें से कई में आप सबने अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की है। इन कार्यक्रमों में कई कथाकार जैसे ममता कालिया जी, कवि नरेश सक्सेना जी, सिनेकार जैसे श्याम बेनेगल जी, रंगकर्मी जैसे राज बिसारिया जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता बोस-पाफ के साथ किए गए संवाद भी शामिल है। तो आज का कार्यक्रम भी इसी प्रकार से खास है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी, जो हिंदी हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, और उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा मिली हुई है, जिनका जीवन, हम सभी उनके जीवन के बारे में अगर हिंदी में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो कई कहानियां, कई किस्से, कई चीजें हमने पढ़ी हैं। उनकी रचनाओं से हम सभी वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही माँ से उनका नाता टूट गया था, क्योंकि माँ का साया उन पर नहीं रहा। और लेकिन उन्होंने अपने जीवन के जो रचनाएं उन्होंने की, उसमें जितनी मार्मिकता और प्रकृति की जितनी सुंदर छवि हमें दिखाई देती है, वो लगता है कि जैसे कितना स्नेह, वात्सल्य उनमें भरा हुआ था। और लक्ष्मण जी के चरित्र को आदर्श मानकर उन्होंने गोसाई दत्त के से अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर लिया था। ये नेपोलियन से प्रभावित होकर के उन्होंने घुंघराले बाल रखे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम सभी वाकिफ हैं। तो आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके पुरस्कारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं पर बात होंगी जो शायद आज से पहले हमने नहीं सुनी। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी, की दत्तक पुत्री सुमिता पंत जी आज हमारे बीच उपस्थित है, और उनसे बातचीत करेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार ललित मोहन जोशी जी। एक विशेष संवाद आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा, जिसमें वे अपने पिता की स्मृतियों को साझा करेंगी, और बातचीत में उनके बचपन की स्मृतियों के संवेदनशील जो कई मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, उन पर भी चर्चा होगी। इस विचारोत्तेजक संवाद का विश्लेषण और अध्यक्षता करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, समाज सेवी और प्रयागराज स्थित स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर रामचरण त्रिपाठी जी। तो हम सभी उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुमिता जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ आज बहुत विशिष्ट लोग जुड़े हैं, बीच बीच में उनका नाम बिल्कुल लेते रहेंगे, लेकिन कुछ नाम मैं पहले रखना चाहूंगी जो आज हमारे पैनल में साथ होंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ललित जोशी जी, ममता जोशी जी, और साथ ही शोधकर्ता और सामाजिक इतिहासकार डॉक्टर कुसुम पंत जोशी जी भी आज इस संवाद का हिस्सा रहेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि सबका परिचय जब बारी आएगी तो विस्तार से दिया जाएगा, तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है एक वंदना से, तो आज इससे बेहतर क्या होगा कि हम पंत जी की रचना जो गुंजन से ली गई है, उनकी एक संवेदनशील कविता है, तप रे मधुर मधुर मन, और इसे आज विशेष रूप से आज के लिए संगीतबद्ध किया है लंदन स्थित पंडित विश्व प्रकाश जी ने, जो जयपुर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायनाचार्य पंडित महादेव प्रसाद जी के पुत्र हैं। तो मशहूर फिल्म संगीतकार
ये खेमचंद्र जी के भांजे हैं। पंडित विश्व प्रकाश जी ने संगीत के कई उत्कृष्ट कार्यक्रम ललित जी के साथ ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और लंदन के कई अन्य स्थलों पर भी किए हैं। वे बहुत एक खास बात है कि उत्तरा सुकन्या जोशी जी और डॉक्टर कुसुम पंत जोशी जी के संगीत गुरु भी हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि अब हम उनके मुख से पंत जी की इस कविता को सुनेंगे। स्वागत है विश्व प्रकाश जी। तपरे मधुर मधुर मन, तपरे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल, विश्व वेदना में तप प्रतिपल, विश्व जग जीवन की ज्वाला में कल, जग जीवन की ज्वाला में कल, बन अकलुष उज्जवल और कोमल, तपरे तपरे विधुर विधुर मन, तपरे मधुर मधुर मन, अपने सजल स्वर्ण से पावन रच जीवन की मूर्ति पूर्णतम, स्थापित कर जीवन में अपनापन, स्थापित कर जग में अपनापन, ढल रे माधुर मन, तपरे मधुर मधुर मन, तेरी मधुर मुक्ति बंधन, गंधहीन तू गंध युक्त बन, निज रूप में भर स्वरूप मन, मूर्तिमान बन निर्धन, गल निष्ठुर मन, तपरे मधुर मधुर मन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतना मधुर स्वर देने के लिए उनकी कविता को। और इसके बाद हम आप आज की चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जैसा कि अभी मैंने आप सबसे कहा कि आज एक बहुत विशिष्ट पैनल भी हमारे साथ उपस्थित है, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शेखर पाठक जी को कि वे आए और पंत जी पर अपनी बात रखें। डॉक्टर शेखर पाठक जी उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और प्रकाशक हैं। 1983 में उन्होंने हिमालय क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च की स्थापना की। 2 दशकों तक कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल में इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2007 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। उनका सुमित्रानंदन पंत जी से विशेष संपर्क रहा है, तो हम चाहते हैं कि वे अपनी बात पहले रखें, फिर उसके बाद हम और संवाद शुरू करेंगे। शेखर जी आप म्यूट हैं जी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत मुख्यालय पिथौरागढ़ से, जहां से नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर बहुत करीब में है, वहां से मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। ललित जी ने मुझे भागते भागते भी फंसा लिया और कुछ सौभाग्य ऐसा रहा कि यहाँ हमारे पुत्र दिव्य ने एक स्टूडियो मुझे सौंप दिया, जहाँ से मैं न सिर्फ पंत जी को प्रणाम कर सकूं, बल्कि मैं उनकी सुपुत्री को और आप सबको भी देख सकूं। ये एक सौभाग्य एक तरीके से यहाँ मिला। अभी अभी हम एक किताब के रिलीज कार्यक्रम से मुक्त हुए हैं और बस आप इसके बाद फिर भागना है। तो मैं बहुत छोटा सा 2 संस्मरण सिर्फ सुनाऊंगा और उसके बाद सुमिता जी की बचपन की एक छोटी सी फोटो दिखाऊंगा आपको। पंत जी जब हम अल्मोड़ा में पढ़ते थे 72-74, तो पंत जी गर्मियों में वहाँ आते थे। हम लोगों को बहुत सौभाग्य मिला उनको सुनने का, उनके पास बैठने का, उनको छूने का, उनसे शरारत करने का, उनके साथ कॉफी पीने का, उनके साथ टिक्की खाने का, ये सब वहाँ सौभाग्य मिला। लेकिन 76 में मैं जब एक शोध छात्र की हैसियत से इलाहाबाद गया था, कुंभ का वो साल था, तो
पंत जी के निवास पर हम लोग गए। सुमिता जी बिल्कुल छोटी सी थी, उन्होंने बताया ये मेरी बेटी हैं, और तब शांति बुआ भी वहाँ पर आ गई थी, जो फिलोसॉफी में डिपार्टमेंट में वहाँ प्रोफेसर थी। और खूब लंबा इंटरव्यू मैंने लिया उसकी, कहीं वो आवाज़ मेरे पास सुरक्षित होगी। उसमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में था, उनके जो बड़े भाई देवीदत्त पंत हुड़किया वकील थे उनके बारे में था, और बहुत बहुत रोचक इंटरव्यू था। उसका एक बड़ा हिस्सा सारिका में कमलेश्वर जी ने प्रकाशित किया था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो उनकी बचपन की स्मृतियां एक तरीके से थी। उन्होंने अपने बहुत सारे बचपन के प्रसंग बताए, लेकिन अपने भाई देवीदत्त पंत जी के बारे में जो उन्होंने बताया वो अनोखा था। देवीदत्त पंत जी ने 1922 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स विभाग में टॉप किया, और उनको वहाँ लेक्चररशिप सौंपी गई कि आप आओ, तो ही रिफ्यूज। उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार किया और कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ नौकरी करने के लिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम में मैं जाऊंगा। और वो जो अंग्रेज प्रोफेसर थे वो पंत जी को उन्होंने बताया, और पंत जी ने वो अंग्रेज प्रोफेसर की पूरी नकल मुझे सुनाई, और उस प्रोफेसर ने पंत जी को कहा, आई हैव बीन ऑल टू द वर्ल्ड बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन मोर इंटेलिजेंट देन योर ब्रदर मिस्टर पंत। ये सुमित्रानंद पंत को संबोधित करके उन्होंने कहा। देवीदत्त पंत हुड़किया वकील स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने हुड़का बजाया मेलों में, वो हमारे एमपी रहे, और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। उनके दो पुत्र लेनिन पंत बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट बने, ड्रामा फाउंडेशन में डायरेक्टर रहे। एक संस्मरण ये मैंने आपको सुनाया। एक दूसरा संस्मरण और अनोखा है। सुमित्रानंद पंत के बाल कविताओं को देखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्यामा चरण दत्त पंत। बहुत मशहूर कवि थे, उन्होंने सिर्फ कुमाऊनी में लिखा। जब उनकी ग्रंथि छपी पंत जी की, तो उसकी कविताओं का जो करेक्शन, जो संशोधन, जो सुझाव थे, वो सबसे पहले श्यामा दाजू से आते थे। वो कहते थे, साईं ये कविता तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें ये कविताएं का चयन करना चाहिए। पल्लव जब छप गई तो सब उनके दीवाने हो गए। 22 की शायद बात होगी। तो एक इनके और बाल सखा थे, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। मैं राजनीतिज्ञ और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रीमियर और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रहा हूं। बर्मकोट, राजमाला जैसे जिन्होंने लिखे, 1933 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कोर्स में पढ़ाए जाते थे। तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने बताया कि सुमित्रानंद पंत जी को जीवन चंद्र जोशी जी ने 1938 में ये निवेदन किया कि अचल नामक कुमाऊनी पत्रिका निकल रही है, उसके लिए कुछ लिखो। पंत जी हिंदी में लिखते थे, कुमाऊनी में बोलते थे बहुत अच्छा, वो कविता नहीं लिख पाए। फिर एक उन्होंने हड़का करके, डांट करके भेजा कि तू तेरी पेन तुम्हारा, यानी कि योर फर्स्ट लैंग्वेज इज कुमाऊनी, व्हाई डोंट यू राइट, व्हाई डोंट यू ट्राई टू राइट। पंत जी पिघल गए, और पंत जी ने उस समय अपनी अकेली कुमाऊनी कविता बुरांस लिख के भेजी, जो 1938 के एक अंक में आपके अचल में छपी। सार जंगल में त्वेजो कुएं नहारे, इस जंगल में नहीं कोई तुम सा, ये बुरांस की प्रशस्ति में लिखी गई उनकी कविता है। तो ये दो छोटी सी मेरी स्मृतियां हैं। आज तो मजा रहेगा उन लोगों को सुनने में। मैं आपको सुमिता जी की ये फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कितनी छोटी और नन्ही है, फ्राक में है, और मैं भी उस समय नया नया लेक्चरर बना था कुमाऊं विश्वविद्यालय में, और पंत जी ने मुस्कुराते हुए ये फोटो मुझे सौंपी, और इसको मैं ललित जी को भी भेजूंगा, सुमिता जी को भी भेजूंगा। तो इस मौके पर मैं पंत जी को प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी। और सुमिता जी से मुझे मुलाकात कराने के लिए मैं ललित जोशी जी का आभारी हूं, और मैं अब चुप हो जाता हूं ताकि आप लोगों को चुपचाप सुनूं। धन्यवाद। संध्या जी को सौंपने के पहले मैं थोड़ा इंटरफेयर करूंगा और आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा, और इसलिए भी कि आपने मेरे सगे मामा श्यामाचरण दत्त पंत का जिक्र किया, और मुझे और कुसुम दोनों को फक्र है कि श्यामाचरण दत्त पंत ने उनको इंस्पायर किया, और पंत जी तो इतने आइकॉनिक था, और गोविंद वल्लभ पंत भी हमारे माँ की तरफ से थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, आप आए। तो ओवर टू संध्या जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर से शेखर जी से आज हमें दो जो संस्मरण सुनने को मिले, और वो चित्र मुझे लगता है बहुत अनमोल है, और सुमिता जी के लिए भी ये सब कुछ बहुत अनमोल है। और ये बातें
आज मतलब हम लोग जो कि कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके जीवन की बातें किसी ऐसे से सुनने को मिलेंगी जो जो उनके साथ रह चुका है, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शेखर जी। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं हम सुमिता जी से बातचीत के लिए, संवाद के लिए उधर चलते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इस चर्चा में भी जुड़े हैं, साथ ही इस बैठक में हैं। जैसे मैं देख सकती हूँ सुरेंद्र गंभीर जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विदुषी जी जुड़ी हैं, प्रोफेसर अंजलि जी जुड़ी हैं, अंजू जी जुड़ी हैं। तो कई महत्वपूर्ण लोग भी इस चर्चा में सुनने के लिए उपस्थित है। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। अब हम चलते हैं संवाद की तरफ। संवाद, आज का संवाद सुमिता पंत जी से करेंगे ललित मोहन जोशी जी। सुमिता जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्रयाग में पली बढ़ी हैं सुमिता जी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि अर्जित की है। सुमिता पंत जी अब दिल्ली में रहती हैं और 1991 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1991 में 92-93 में दक्षिण दिल्ली पॉलिटेक्निक से विज्ञापन और जनसंपर्क में डिप्लोमा का कोर्स भी किया। वे रेकी और प्राणिक उपचार करती हैं। सुमिता जी विगत जीवन प्रतिगमन चिकित्सा से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों ने पुनर्जन्म, प्रारब्ध और गहन अतीत के अस्तित्व पर उनके विश्वास को पुख्ता किया है। तो मैं स्वागत करती हूँ सुमिता जी का। उनसे बातचीत करेंगे ललित मोहन जोशी जी। हम सभी उनसे परिचित हैं, सानिध्य के प्रणेता, सानिध्य के जन्मदाता कह सकते हैं हम उनको। लेखक, फिल्म इतिहासकार, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, निदेशक, संपादक तो है ही। वो साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। यूके में दक्षिण एशियाई सिनेमा के खोज के 22 साल उन्होंने दिए हुए हैं। ललित मोहन जोशी जी की नवीनतम फिल्म अंगवाल संपादित हो चुकी है। अगले वर्ष रिलीज होने वाली यह फिल्म कथात्मक होने के साथ साथ कुमायूं के पिछले 200 वर्षों के कवियों और काव्य की दास्तान है। तो ललित जी बातचीत करेंगे। स्वागत है ललित जी आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के पड़ोसी रहे, इलाहाबाद में प्रोफेसर है ललित जोशी जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास और संस्कृति के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सायराक्रूज यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में शोध और शिक्षण कार्य भी किया है। वे भारतीय विश्वविद्यालय में अगर हम कहें कि छात्रों को फिल्म से परिचित कराने में इतिहास के छात्रों को अग्रणी रहे हैं। हाउसफुल, बॉलीवुड टेक्स्ट आदि फिल्मों के लेखक के होने के साथ ही उत्तराखंड के सामाजिक इतिहास और इलाहाबाद के शहरी इतिहास और भारतीय सिनेमा के बारे में उनके कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। तो ललित जी आपका स्वागत है। तो ललित मोहन जोशी जी और ललित जोशी जी, आज दो हमारे साथ ललित हैं, दोनों ललित जी का स्वागत है। इनके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं ममता जोशी जी। इलाहाबाद में निवास करने वाली ममता जोशी जी ने इतिहास में स्नातक किया है। हिंदी अंग्रेजी भाषा में उनका समान अधिकार रखने वाली ममता जी स्वतंत्र लेखक, कवित्री, अनुवादक, पुस्तक समीक्षक, पशु कार्यकर्ता है। उन्होंने कुमाऊनी भाषा में बच्चों के लिए ई बुक की भी रचना की और कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लिखती रही। हमारे साथ ही जुड़ी हैं आज शोधकर्ता और सामाजिक इतिहासकार डॉक्टर कुसुम पंत जोशी जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस दौर में आधुनिक इतिहास विभाग में प्रवक्ता थी। कुसुम जी ने लंदन आने से पूर्व सिडनी विश्वविद्यालय से भारत के कश्मीरी पंडितों पर पीएचडी की। सुमिता जी की अम्मा डॉक्टर शांति जोशी जी, जो पंत जी की मामा की बेटी थी, अविवाहित रही और पंत जी की देखभाल करती थी। उनसे भी उनकी विशेष आत्मीयता थी, जो कि विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की प्रवक्ता थी जब कुसुम जी वहां पढ़ा रही थी। तो इतने समृद्ध मंच को आमंत्रित करते हुए हम सभी को हर्ष हो रहा है और मैं चाहूंगी ललित जी आप यहाँ से अब बातचीत आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, इतने अच्छे परिचय के लिए, सभी के अच्छे परिचय के लिए। और मैं इसके पहले कि अपनी बातचीत शुरू करूं, अपने गुरु प्रोफेसर रमाचंद्र त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं वो प्रारंभ करता हूँ। त्रिपाठी जी, आप कुछ आशीष देना चाहें तो 2-1 शब्द कह सकते हैं, हालांकि आप अध्यक्षता करेंगे बाद में। बहुत प्रसन्नता है इस सानिध्य के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में, और विशेष रूप से ललित आपका मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि
एक बड़ा विशेष अवसर मुझे प्रदान किया आपने सुमिता जी से बात करने का। उनके पिताश्री को मैंने देखा है। फिराक की नज्म याद आ रही है कि वो पीढ़ियां याद करेंगी कि फिराक को किसी ने देखा था। मैं यही कह सकता हूँ पंजी के लिए कि इलाहाबाद के बहुत सारे लोग भी यही कहेंगे कि उन्होंने पंजी को देखा था। विश्वविद्यालय में मेरा उनसे एक बार भेंट हुई थी, लेकिन तब मैं काफी यंग टीचर था। लेकिन आज जो है विशेष रूप से उनके बारे में बात की जा रही है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की और बाद में आप इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो आइए हम अब अपने विषय पे आते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सुमिता जी। आपको भी मुझे कन्विंस करने के लिए थोड़ा समय लगा कि आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यही सवाल कि जैसे हम सब जानते हैं सुमित्रानंद पंत साहित्य में, हिंदी साहित्य में छायावाद के एक बड़े स्तंभ हैं, 4 स्तंभों में से एक हैं। ये एहसास, ये भावना कि आपके वो पिता थे, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? मैंने उनको सिर्फ पिता के रूप में जाना और जब मैं काफ़ी छोटी थी जब वो नहीं रहे, 6 साढ़े 6 वर्ष की थी। उसके बाद वो अभाव इतना अधिक था उनको ना ना उन मतलब हमारे जीवन से चले जाने का जो अभाव था, कि ये बात कभी दूसरों से ऑफ कोर्स मतलब सब कहते थे बहुत उनके बारे में, लेकिन वो वॉइड जो था वो इतना ज़्यादा था कि कभी ये चीज़ कभी सामने नहीं आई कि इतने प्रसिद्ध थे, इतने फेमस थे। मतलब वो तो हम किताबों में भी पढ़ते थे, उनकी किताबें हमारी स्कूल में थी, सब हम उनकी पोएम्स वहाँ पढ़ते थे और लोग जो हमें मिलता था कहता था, "अरे! आप उनकी बेटी हैं, आप उनकी बेटी हैं।" और हमें बस ये लगता था कि अरे! हमारा इतना कम समय मतलब उनके साथ बीता, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा मन को दुखी कर देती थी कि ये प्रसिद्ध है या इतने फेमस हैं या उन्होंने इतना काम किया, ये बाहर से लोग हमें मतलब एहसास दिलाते रहते थे, लेकिन खुद हमने उनको सिर्फ़ पिता के रूप में ही जाना है। जब ये एहसास ज़ाहिर है जैसे आपने कहा, आपको होने लगा कि वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, महानुभाव हैं, विभूति हैं। तो जब आप उनके साथ थीं, पल रही थी, बढ़ रही थी, तो किस तरह की फीलिंग्स आपको आती थी उनके ये समझ कर कि वो एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा ऊँचे हैं? उस समय तो ये मुझे नहीं ऐसा फ़ील नहीं होता था कि कोई बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन बस पिता के रूप में मैं उनसे अलग नहीं रह सकती थी। अलग नहीं होना चाहती थी, यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। बस उनके साथ ही रहना चाहती थी। कोई मिलने भी आता था तो हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था कि उनका समय या उनका अटेंशन किसी और की तरफ जाए। लोग आते थे, काफ़ी मिलने के लिए भी आते थे और मैं उनकी पेन छुपा देती थी कि उनको ऑटोग्राफ ना दे पाए, बस किसी से मिलने ना दें। बस हमारे ऐसा लगता था बस हमारे साथ ही समय बिताएँ और किसी की तरफ ध्यान ना जाए उनका। तो आपको ईर्ष्या होती थी, कोई भी जो उनसे मिलने आता था? हाँ, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आता था स्कूल जाने में बहुत रोते थे कि बस जाना नहीं है और कब घर पहुँच जाएँ वापस। यही लगता रहता था कि बस वापस जाना है घर, स्कूल नहीं जाना है। तो आपके भीतर कोई जहाँ एक तरंग थी, जहाँ एक ऐसी फीलिंग थी कि आप इतनी भाग्यशाली हैं, वहीं क्या कोई असुरक्षा भी आपके भीतर थी? अ, आई थिंक बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्ज़ायटी थी। दोनों से मैं अलग नहीं रह सकती थी। अम्मा भी जब यूनिवर्सिटी जाती थीं, उनकी जो सिस्टर थी, तो तभी भी बहुत मेरा रोना सब फेमस है कॉलोनी में कि अम्मा जा रही हैं यूनिवर्सिटी, तो हाँ, और बहुत ज़्यादा था कि बस अलग नहीं होना है दोनों से, साथ ही रहना है सब पूरे समय। यहाँ पर मैं एक कविता मुझे मिली है, ज़ाहिर है आपने दी है
और वो जी। कविता इतनी रोचक है, उससे कुछ ये पता लगता है कि आपके भीतर किस तरह की असुरक्षा थी पंत जी के को लेकर के। तो वो कविता मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर, बिल्कुल, आप सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। मैं कितना अच्छा उसे पढ़ पाऊंगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर चलिए ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ, सभी को सुनाता हूँ। पंत जी ने कविता लिखी किन्हीं वजहों से, जो वजह इस कविता को पढ़ने पर समझ में आती है। और कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी बेटी सुमिता। मेरी प्यारी बेटी सुमिता 5 साल की अभी नहीं वो, कमरे में आ चुपके मुझको देख एकटक बोली, दद्दू मुझे छोड़कर भला चले जाओगे क्या तुम? मैंने पूछा क्यों कहती हो, कहाँ चला जाऊंगा मैं? वो चुप रह क्षण भर बोली, तुम जो मर जाओगे। विस्मय हुआ मुझे, वो नहीं समझती अब तक क्या है मृत्यु। सूंघ कर उसका सिर बोला हंसकर, किसने तुमसे कहा? नहीं तो तुझे छोड़कर दद्दू भला कहाँ जाएगा? बतलाओ भी, तुझसे किसने कहा? ध्यान से देख मुझे वह बोली, दद्दू हमें किसी ने नहीं बताया। भारी स्वर में कहा, ज्ञात है मुझे स्वयं ही, ये छोड़कर मत जाना तुम, कभी न जाना। आंखें भर आईं, मैं भावावेग रोक कर बोला, सोना बड़ा बनाकर पहले तुझको पीछे जाऊंगा मैं। कभी नहीं उत्तेजित स्वर में बोली, हम होंगे ही नहीं बड़े जब खाएंगे ही नहीं, बड़े तब कैसे होंगे? सुनकर उसका तर्क गोद में लेकर उसको प्यार किया मैंने, उसका सिर सूंघ चूम कर उसको समझाया, लिपटा आज गले से। बेटी सभी नहीं मरते, मैं भी उनमें हूं, जो न कभी मरते। मैं नहीं मरूंगा तुझसे सच कहता हूं। समझ गई वह भाव हृदय का, उसे छोड़कर मैं न कभी मरना चाहूंगा। मरने पर भी मैं उसका ही बना रहूंगा। दीर्घ सांस निकली उसके उर से अनजाने, सुख संतोष झलक आया द्रुत आतुर मुख पर, लिपट गई वह मेरे उर से मुग्ध भाव सी। ये वो कविता है। तो मुझे भी सुन के काफी एक तरह से भावुकता जगी। तो ये कविता आपको कब जब उन्होंने लिखी तब पढ़ के उन्होंने सुनाया, और ये किस, आपने क्या उनसे कहा था, किस वजह से ये तो मुझे भी याद नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने भी किताब में ही पढ़ी जब छप के आई थी तो। लेकिन ये जरूर था कि हाँ, मुझे उनको छोड़ के जाने का कभी भी मन नहीं होता था कहीं पर भी, स्कूल स्पेशली। आप शांति जी को अम्मा कहती थी और जी। पंत जी को दद्दू। दोनों के रिश्ते किस तरह थे, कैसे वो मिल करके आपकी परवरिश करते थे? दोनों के बारे में कुछ आप खास बात कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मदर का जो रोल है वो अम्मा निभा रही थी, और दद्दू तो बिल्कुल ही फादर मदर दोनों का ही कह सकते हैं रोल निभा रहे थे। अम्मा जाती थी यूनिवर्सिटी और दद्दू पीछे सारा हमारा जो जो भी काम होता है छोटे बच्चों का वो सारा करते थे। दूध की बोतल तक बोलते हैं किसी को बॉयल नहीं करने देते थे, पहले चेक करते थे कि ये ठीक है कि नहीं है। तो मतलब वो शांति जी पे कहानियां भी स्पेशली वो, कहानियां बहुत सुनाते थे हमको, जी, और बड़े सारे नामों से बुलाया करते थे, खाली सुम्मी नहीं, मतलब बहुत सारे नामों से बुलाया करते थे। जैसे और बेस्ट होता था कि जब डिक्टेशन अम्मा देती थी, हम दोनों स्टूडेंट बन जाते थे और अम्मा डिक्टेशन हमें देती थी, और फिर दद्दू गलती कर देते थे, स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझ के, कि मतलब हमारे नंबर ज्यादा आए। फिर हमको
एक्सीलेंट मिलता था तो एक्सीलेंट कर मतलब रिमार्क मिलता था तो हम बहुत खुश होते। ये सब हमको इतना क्लियरली याद है, मतलब बचपन में 6 वर्ष की थी मैं जब व्हेन ही लेफ्ट द बॉडी, लेकिन तब तक हम इतनी क्लियर मेमोरीज हैं कि बस क्या बताएं। कुछ गाड़ी नाम अम्मा चलाती थी, बीच में हम बैठते थे, साइड में दद्दू बैठते थे, और कहीं भी जाना होता था, सिविल लाइंस जाना होता था या अमृत राय जी के घर जाते थे, बहुत जो इनके क्लोज हमारे एसोसिएट्स थे उनके घर जाया करते थे, तो गाड़ी अम्मा चलाती थी, फिएट थी, वो जी अम्मा चलाया करती थी, और दद्दू साइड में बैठते थे, बीच में हम बैठते थे। तो जी, वैसे तो आपके बिल्कुल पड़ोसी भी यहाँ पर हैं, पर पहले मैं जी, जानना चाहता हूँ कि कुछ नाम आप बताइए जिससे सुमित्रानंदन पंत जी आपको बुलाते थे। सुमिया, मुनिया, चुनिया, जो मतलब मैं बोलती थी दद्दू दद्दू, यू आर माय कद्दू, कुछ भी बोलते थे। दद्दू मतलब द थिंग इज दद्दू, आई डोंट नो मैंने क्यों कैसे शुरू किया कहना, लेकिन आई हैव नो आइडिया, बट बस ये अगर वो होते तो शायद बता पाते कि उनको दद्दू करके क्यों हम बुलाते थे। और अम्मा तो अम्मा ही बोलते थे, अम्मा ने हमें पाला सब किया, तो अम्मा तो बस अम्मा ही थी। फिर वो सबकी अम्मा हो गई, कॉलोनी में सब उनको अम्मा ही बोलते थे। आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर रहते थे प्रोफेसर ललित जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पे कुसुम भी हैं और ममता जी भी हैं, उनकी ललित जी की पत्नी। तो मैं ललित जी आपको सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। अब एक संक्षेप में आप ये बताएं कि किस तरह से कोई एनेक्डोट हो या उस दिनों की कोई बात हो जो आप कहना चाहेंगे सुमित्रानंदन जी के और सुमिता जी के परिप्रेक्ष्य में। आप अपने को अनम्यूट कर लें। मैं तो से शुरू करना चाहूंगा कि मैंने सुमित्रानंद पंत जी को 20 साल देखा और बहुत करीब से देखा। इसलिए शायद ये हक मेरा बन रहा है कि मैं उनके जीवन के बारे में और फिर सुमिता के आने के बाद जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में काफी आधिकारिक रूप से बोल सकूं। तो पंत जी का जो वात्सल्य भाव था, मुझे लगता है कि बचपन से ही जब वो अपने माँ के प्यार से वंचित हो गए, वहां से पंत जी का बच्चों के प्रति प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। मैं थोड़े प्रारंभिक अपने जीवन की बात करना चाहूंगा, जब पंत जी हमारे घर भी आया करते थे और प्रायः रोज ही आते थे, कभी-कभी 2 बार भी आते थे दिन में। तो होली में हम लोग हर साल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते थे और पंत जी उसमें न केवल शामिल होते थे बल्कि मिठाई और अन्य चीजों का वितरण भी अपने हाथ से करते थे। ये क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम था और आशीर्वचन भी दिया करते थे, तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा भारी इवेंट होता था जिसमें सभी हमारे मोहल्ले में रहने वाले बच्चे शिरकत करते थे। अच्छा, उनका घर इतना हरा भरा था कि एक खेल बचपन में सभी ने खेला होगा, चोर सिपाही का। तो इस चोर सिपाही के खेल में हम सब उनके घर जाके छिप जाते थे, और क्योंकि वहां पेड़ बहुत थे और पेड़ों में छिपने में कभी-कभी पेड़ों पर चढ़ भी जाते थे, तो बड़ा आसान होता था। तो ये छिपने की स्पेस जो थी वो पंत जी के घर ने प्रोवाइड की थी हम लोगों को। दीपावली में मुझे और मेरे भाई को वो अपनी गाड़ी में उठा ले जाते थे और कहते थे पटाखे खरीदो। तो ये कई साल चला सिलसिला, और 10-20 रुपए में उस जमाने में एक टोकरी भर कर पटाखे आ जाते थे, तो वो भी मुझको याद है। एक बार उन्होंने मेरी माँ से एक अजीबोगरीब फरमाइश की, और वो क्या थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा मुझे दे दो। तो मैं उस वक्त रहूंगा करीब 5 साल का, मेरा भाई 4 साल का। हम दोनों काफी मैं कहूंगा कि सन्न रह गए, और हम लोग सोचने कहीं ऐसा तो नहीं माँ दे देगी हम लोग को, पंत जी को। बाद में वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे मैं तो ऐसे ही कह रहा था।
तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कुछ कभी कभी बड़ा रोचक होता था। फिर उन्होंने एक मुझे याद नहीं आ रहा वर्ष कौन सा था, एक बिल्ला पाला था, उसका नाम राजू रखा था। और वो राजू बिल्ला जो था उसको वो कहते थे मेरा यार। तो जब बहुत प्रेम होता था तो उसको मेरा यार कहें। अच्छा, और वो बिल्ला भी इतना बाजी था कि वो सुबह और शाम उसको खाने की कटोरी लेकर वो बेचारे अपने बगीचे में टहलते थे, राजू 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 करके, और वो कहीं दिखाई न दे। फिर वो हमारे पिताजी से बोले कि जोशी जी अगर आपको दिख जाए तो हमें बताइएगा। तो बिल्ले के लिए बड़ा परेशान रहते थे। खास तौर से जब वो कौसानी जाते थे तो बिल्ले के लिए दूध है और बाकी चीजों का इंतजाम करके जाते थे हमारे घर में। लेकिन सुमिता के आने के बाद पंत जी के जीवन में जैसे एक जो शून्य था वो दूर हो गया। और मैं आज भी विजुलाइज कर सकता हूं कि एक पालने में, छोटे से पालने में साफ सफेद चादर बिछी हुई थी और उस पर आंख बंद कर मुट्ठियां भींचे हुए सुमिता लेटी हुई थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई सुमिता वैसे वैसे चुलबुली होती चली गई। और वो कभी कभी पंत जी के हाथ से सेरेलैक खाने से मना कर देती थी। तो पंत जी दौड़े दौड़े हमारे घर आ जाते थे हमारे। तो इस तरह की अंतरंगता हमारे दो घरों में रहती थी। और फिर एक मुझको याद है करीब 2-2.5 साल की थी सुमिता। तो उसका अधिकांश समय हमारे घर में ही बीतता था। तो पंत जी आश्चर्य से हमारी माँ से पूछे कि तुम्हारे घर में तो ये रोटी भी खा लेती है, दाल भी खा लेती है, तुम लोग किस चक्की का आटा खाते हो, कहाँ से दाल लाते हो, हमको बताओ तो हम भी आसानी से उसको भोजन। तो ये सुमिता के इर्द गिर्द ही उनका जीवन चल रहा था। जितना समय उनके पास लेखन से जो खाली रहता था वो सुमिता के साथ ही बीतता था। एक और रोचक मुझे प्रसंग याद आ रहा है सुमिता के साथ का, कि सुमिता को टेलीविजन में प्रसारित होने वाला उस जमाने में एक चित्रहार कार्यक्रम था, बड़ा अच्छा लगता था। और वो उसके लिए बड़ी शिद्दत से इंतजार करती थी। शायद वो बृहस्पति को आता था, कब आता था सुमिता को याद होगा। वेडनेसडे और संडे को भी आता। वेडनेसडे को आता। और उसने जो है जब वो कार्यक्रम आधे घंटे का खत्म हो जाए तो वो इतनी दुखी हो जाती थी। और उसके बाद वो मतलब एक हफ्ते बाद आएगा ये सोच करके उसको बहुत देर तक चैन नहीं मिलता था। मेरे पिताजी विशेष रूप से सुमिता के साथ एक बहुत ही अजीब किस्म का संवाद करते थे। और वो हो सकता है उसको कुछ परेशान करने के लिए भी करते होंगे। तो वो अहियापुरी और अवधि में मिक्स्ड एक सेंटेंस जो है बोलते थे, पूछे तोरे घर में कल कल रात में पानी बरसा का। तो सुमिता जो है समझ में ना आए तो वो जो है पिताजी बोलते थे उससे, हमरे घर जब्बर जब्बर बरसा। तो इस तरह के तो वो अक्सर कहा करती थी दद्दू से भी अपने कि वो हमसे ये क्या बोलते, किस भाषा में बोलते हमको समझ में नहीं आती है। तो इस तरह के हमारे घर में और पंत जी के घर में एक पैसेज थी। दरअसल हमारे घर के और उनके बीच के में कोई दीवार जैसी नहीं थी, बल्कि एक झाड़ी लगी थी और झाड़ी से एक पैसेज बनी हुई थी, गलियारा जैसा। तो दिन भर आना जाना होता था। और इस तरह की जो हमारी हाँ, एक मैं एक और भूल गया प्रसंग कि हमारे घर में एक संगीताचार्य आते थे, गुरुजी, वो हमको बांसुरी सिखाते थे। तो पंत जी जो है वो अपने घर में बैठ के सुनते थे। एक दिन वो दौड़े दौड़े चले आए, कहने लगे मिश्रा जी आप इसमें मालकोस सिखा रहे हैं लेकिन चारुकेसी का अंग लग रहा है। मतलब मालकोस राग में जो है धैवत जो है वो कोमल होता है, आप इसमें शुद्ध बजवा रहे हैं, क्या बात है ये।
तो इसको सुन करके हमारे गुरुजी कहने लगे कि बड़ा ज्ञानी पुरुष है ये, तो कविता तो जानता ही है, साथ में संगीत भी जानता है। तो हमने कहा आपने कभी उनकी कविताओं को ध्यान से पढ़ा है? वो संगीतबद्ध है सारी। वाह, तो इस तरह के प्रसंग हैं और बहुत सारे प्रसंग। बहुत बहुत आनंद आया ललित जी। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ममता जी से भी एक मुख्तसर सा कोई बिल्कुल अगर वो बताना बिल्कुल। चाहें, आपने जो नहीं बताया उसकी पूरक बन सकती हैं। हाँ, उनके पास भंडारा है। जी ममता जी, आपका स्वागत है। मैं सुनाई दे रही हूँ? जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी, अ, सुमिता से मेरा रक्त संबंध तो नहीं है, लेकिन हम लोगों का रिश्ता बहुत ही आत्मिक और बहुत ही प्रगाढ़ है। मेरी शादी 1983 में हुई थी और तब सुमिता क्लास 8th में थी और बहुत ही अल्हड़, बहुत ही बचपना था उसमें और बच्चों को बहुत प्यार करती थी। मेरी बेटी की वो इतनी दक्षता से देखभाल करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था इतनी छोटी बच्ची एक शिशु को कैसे इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। और धीरे-धीरे ललित का विदेश जाना हुआ तो सुमिता मेरी गार्जियन एंजल बन गई। सुमिता मुझको और मेरी बेटी को घुमाने ले जाती थी सिविल लाइंस का बाजार और हर हफ्ते हम लोग वीसीआर पर एक मूवी देखते थे और सुमिता जो थी अपने पसंद मूवीज लाती थी और देखती थी कि अगर हमको पसंद आ रही है तो वो वीडियो ही रख लेती थी जब तक कि वीडियो लाइब्रेरी वाले उसको परेशान नहीं करते थे और हर छोटी चीज का ख्याल रखती थी। और धीरे-धीरे सुमिता ने तो ललित को भी का मनोबल बहुत बढ़ाया जब कोरोना के दौरान ललित की काफ़ी तबीयत खराब हुई थी। तो प्राणिक हीलिंग करती थी रोज़ाना, साल भर रोज़ाना, बिना किसी तकलीफ के बेचारी हम लोगों को इतना ढाढ़स देती थी कि मैं तो सोचती हूँ कि जितना हमने उसको प्यार दिया होगा उससे कहीं ज़्यादा उसने हमको लौटाया है। तो आज इस बातचीत के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को साझा कर रही हूँ और मैं सुमिता को आशीर्वाद देना चाहूंगी जिस तरह से उसने हम सब लोगों को प्यार दिया है और जिस तरह से वो हम लोगों को आदर करती है। मैं अपनी बातचीत का अंत करना चाहूंगी पंजी की कविता से जो उन्होंने सुमिता के आने पर लिखी थी। इस कविता का नाम है आस्था और जब सुमिता को वो घर लेकर के आए थे तो उन्होंने ये कविता लिखी थी। छोटी सी कविता है। जब से तुम मेरे घर आई, जब से तुम मेरे घर आई, जीवन के प्रति बदल गई मेरी सारी धारणा। घर का भी ज्यों मानचित्र ही संवर गया। तुमको पाकर मैं प्रिय सुमिते आज गोद में अनुभव करता हूँ चरितार्थ हुआ अब जीवन। तो ये सुंदर कविता के साथ मैं अपनी बातचीत का अंत करती हूँ। मुझे बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। त्रिपाठी जी, ललित मोहन जी और आपकी टीम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। बहुत ही हमें भी अच्छा लगा कि आप और ललित दोनों ने इसमें भाग लिया और आपसे बेहतर और कौन हो सकता था जो कि उनके हमेशा उनके साथ 24 घंटे रहते थे। मैं इस समय एक और कुलीग, आपकी एक्स कुलीग हैं कुसुम, जो कि मेरी पत्नी भी है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि उनके भी संबंध शायद शांति जी से बड़े अंतरंग थे, आत्मीय थे। तो कुसुम जी, आप कहना चाहेंगी कुछ? अपने को अनम्यूट कर लें। अभी आप अनम्यूट नहीं हुई हैं।
आप कोई बात नहीं, जब आप अनम्यूट हो जाएं तो फिर आप अपनी बात दोबारा कह सकती हैं। अगर विकल्प वहां है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। Okay, I think it's happened now. That's okay. Yeah, carry on. Okay, thank you. मैं ये कहना चाहूंगी कि शांति जी से मेरे बहुत अंतरंग रिश्ता है तो मेरे साथ नहीं था, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं तब एक यंग लेक्चरर थी, नई नई अपॉइंट हुई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो शांति जी वॉज अ सीनियर टीचर इन द फिलोसफी डिपार्टमेंट, और वो हमेशा बहुत प्रेम से और बहुत ही आत्मीयता से मिलती थी। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत शी ट्रीटेड मी विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं ट्रीट किया जैसे कि वो बहुत सीनियर हैं और वो हमारे छोटे से तुच्छ से लेक्चरर थे उस वक्त, तो बहुत प्रेम से बात करती थी। मैं एक दो और बातें कहना चाहूंगी। सुमिता के बारे में बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। वी वर वन ऑफ द पहाड़ी फैमिलीज इन इलाहाबाद, पर क्योंकि मेरी माँ जो थी साउथ इंडियन थी, तो हमारा उतना रिश्ता बहुत सारे परिवारों के साथ नहीं था पहाड़ी समाज में, जितना कि शायद होना चाहिए था। और हम लोग गिने चुने परिवारों से ही संबंध रख पाते थे, और हम ऑफ कोर्स सुमित्रानंदन पंत जी को कौन नहीं जानता, उनको सभी लोग जानते थे। और मैंने अपने फादर डॉक्टर डी पंत से सुना था कि उनके जो सबसे बड़े भाई थे श्यामाचरण दत्त पंत, वो जब सुमित्रानंदन जी जब छोटे थे, कम उम्र के थे, तो उनके वो साथी थे। और मैंने ये भी सुना था कि मेरे जो ताऊ जी थे श्यामाचरण दत्त पंत, वो एक हस्तलिखित मैगजीन निकालते थे, क्योंकि उन दिनों छपाई नहीं होती थी। ये 1900s की शुरुआत की बात है, अर्ली डेकेड्स ऑफ द 1900s। तो उस टाइम सुमित्रानंदन पंत जी और भी कई लेखक और छोटे यंग कवि और लेखक जो थे, वो एक मैगजीन निकालते थे हिंदी में, जिसको कि मेरे ताऊ जी श्यामाचरण दत्त पंत खुद अपने हाथ से लिखते थे। उसका नाम था सुधाकर, और वो एक मासिक पत्रिका थी जो कि मेंबरशिप में सर्कुलेट होती थी, और उसमें सुमित्रानंदन पंत जी की भी कविताएं हुआ करती थी। और मैंने अपने पिताजी से सुना था कि वो अक्सर उनकी कविता को देख के उनको गाइड करते थे कि कैसे लिखा जाए। तो ही वाज लाइक बीइंग हिज सीनियर, ही वाज लाइक अ मेंटर। तो ये बात तो हमको शेखर पाठक जी ने बताई, पर शेखर पाठक जी ने एक और बात जो बताई, वो उससे भी आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज उन्होंने एक मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है कि हम लोग, ललित और मैं अक्सर ये सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ कि सुमित्रानंदन पंत जी ने सिर्फ एक कविता कुमाऊनी में लिखी, और क्यों नहीं लिखी, और इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन रहा होगा। और मैं सोचती थी कि हो सकता है कि ये भी, इसके पीछे भी श्यामाचरण दत्त पंत ही थे, हमारे ताऊ जी। पर शेखर पाठक जी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया, ये बताकर कि इसके पीछे उनको प्रेरणा देने वाले और उनको हल्के से दबाव डालने में पंडित गोविंद वल्लभ पंत का हाथ था। और मुझे इससे बढ़ के खुशी और नहीं हो सकती कि गोविंद वल्लभ पंत जी इसके पीछे थे, बिकॉज गोविंद वल्लभ पंत मेरे पिताजी डॉक्टर डी पंत के सगे चाचा थे। तो हमारे लिए एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई, और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे ताऊ जी नहीं तो हमारे पिताजी के सगे चाचा ने उनको इसकी प्रेरणा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कुसुम जी। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है अंगवाल। अंगवाल का मतलब होता है गले लगाना, तो एक तरह से आत्मकथात्मक भी है, मेरे वापसी की एक तरह से कहानी है, और कविता और कवियों पर। तो ये खैर विषयांतर है। अब मैं लौटूंगा थोड़ी और बातें करने के लिए सुमिता जी से। सुमिता जी, मैं जानना चाहूंगा कि पंत जी के अवसान का मनोवैज्ञानिक असर आपके मानस में किस तरह से पड़ा, और आपने कैसे उससे सामंजस्य स्थापित किया? मतलब बहुत दिनों तक तो मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना परेशान थी कि कैसे, मतलब कहाँ चले गए दद्दू। हमसे कहा गया कि हनुमान जी ले गए उन्हें, और ये था कि वापस उम्मीद थी कि आ जाएंगे वापस। ये नहीं था कि मतलब डेथ का कोई मतलब नहीं मालूम था उस समय कि मतलब कहाँ चले गए। तो आप हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं 3rd या 4th में कि बुद्धा ने देखा डेथ, मतलब 4 वो देखे ना
एक डिजीज पर्सन देखा, एक डाइंग पर्सन देखा, क्रिमेशन देखा, तो मतलब तब हमको पता चला कि डेथ क्या होती है। तब तक तो हमको पता ही नहीं था कि मतलब कोई पर्सन वापस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मतलब बहुत वर्षों तक हमको पता नहीं चला कि डेथ क्या होती है। जब हिस्ट्री में पढ़ा हमने कहा अच्छा क्रिमेशन होता है, ऐसा होता है, मतलब शौक सा लगा हमको उस समय सुन के कि ये ऐसे भी मतलब होता है करके। तो अभी भी अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज क्यों इतनी जल्दी हुई, कुछ साल और रह जाते तो कुछ और ही होता फिर। सुमिता जी, आप लोग फिर दिल्ली में जाके बस गए, तो दिल्ली में रिलोकेट करने की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, इस पर आप थोड़ा सा बता सकती हैं? जी, ऐसा था कि बीए के बाद अम्मा को था कि कुछ अच्छा कोर्स वगैरह करें दिल्ली में जाके, जैसे अपना मैथ्स कॉम करें या कुछ डिफरेंट करें। ये था कि एमए करेंगी या फिर इलाहाबाद में इतना स्कोप उनको नहीं दिख रहा था हमारे लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली चलते हैं, वहां पर कुछ नए कोर्सेज आप ट्राई करो। तो इसलिए हम दिल्ली, और काफी उस उम्र में उनका काफी कहना चाहिए बहुत ब्रेव फैसला था कि मतलब पूरा शिफ्ट होना है दिल्ली और नए सिरे से पूरी जिंदगी शुरू करनी है फ्लैट में। जो दिल्ली में सभी जानते हैं कि थोड़ा डिफरेंस तो हो ही, छोटे शहर में सब अपने लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दिल्ली जैसे शहर में नए इस उम्र में, आई थिंक शी वाज ऑलमोस्ट 70 तब, उन्होंने मेरे कारण ही एक्चुअली शिफ्ट होना डिसाइड किया। तो फिर यहाँ एडवर्टाइजिंग का कोर्स हमने ज्वाइन किया था, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर। तो उसके बाद तो उनको ये था कि कुछ करना है, मतलब ये उनके मन में था कि कुछ नया सीखना है, करना है, नए कोर्सेज करने हैं, ये उनका था। मुझे बहुत ज्यादा इस बात की प्रबल इच्छा है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप का पुनर्जन्म पर एक तरह से विश्वास है। आप रेकी करती हैं, प्राणक उपचार करती हैं, आपकी शायद ये भी धारणा है कि आपके पुत्र जो हैं, जो इस वक्त इंग्लैंड में रहते हैं, वो दरअसल पंत जी का पुनर्जन्म है। मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये धारणा क्या है? जी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जब सीखा और एज माय सन वाज ग्रोइंग अप, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील होता था कि मे बी ही इज पंत जीज रीइंकार्नेशन, या इतना ज्यादा डीप डिजायर था टू हैव हिम बैक इन माय लाइफ कि ये हमारी कल्पना भी हो सकती थी। फिर धीरे धीरे हमने उन उसके अंदर बहुत ज्यादा मोह अपने बालों के लिए देखा। तो बाल, उसके एमिटी में बाल कटाना, मतलब उसको बहुत ज्यादा दुख होता था अपने बाल कटाने का, और उसने स्कूल छोड़ दिया 11th में, स्कूल चेंज कर दिया कि मेरे बाल इन्होंने जबरदस्ती काट दिए। और वो ट्रिप में ले गए थे, स्कूल ट्रिप में, और वहां से मुझे फोन कर रहा था, ये लोग मेरे बाल काटने वाले हैं, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस घर आ जाऊंगा। हिमाचल से मुझे कॉल कर रहा था। उसके अंदर बहुत सी चीजें मैंने देखी। आईज कहते हैं आर द विंडो ऑफ द सोल, तो आईज में, और फोटोग्राफ मैंने आपको भेजी होगी, बहुत सिमिलर उसके बचपन की फोटो और पंजी की फोटो बहुत ज्यादा सिमिलर है। और बायोलॉजिकल रिश्ता तो था नहीं, है ना, बिकॉज आई वाज अडॉप्टेड, तो बायोलॉजिकली तो इट इज नॉट कैरिड इन द जीन्स, बट हमने बहुत से केस स्टडीज में देखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि फेस जो है सिमिलर होता है नेक्स्ट लाइफ में, यू कैरी फॉरवर्ड योर लुक्स आल्सो। बहुत जी। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें मैं नोटिस करती रहती हूँ, मतलब बिकॉज सेंसिटिव है तो हम छोटी छोटी चीजें बहुत नोटिस करते रहते हैं हर पर्सन के बारे में। जो सिमिलर ट्रेट्स होती हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कुछ नहीं होती है। तो बहुत ज्यादा ये रोचक आपने जिस तरह से आपने इस बात को रखा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त हमारे गुरु रमाचंद्र त्रिपाठी जी यहाँ हैं। वो इस पर जरूर कुछ टिप्पणी करेंगे, और हमारे साइकोलॉजी के बहुत सारे हमारे कलीग नमिता, रश्मि, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये
एक ऐसा विषय है जिसमें सबका एक तरह से दखल है। मैं ये जानना चाहता हूँ अंत में कि क्या उनकी तस्वीर से और उनकी आंखों से और से ही क्या कोई जीवन में और भी जैसे जीवन के संघर्ष हैं, जिंदगी बड़े सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे उसने पंजी ने भी काफी इंटरेस्ट था उनको गांधी जी के उसमें स्वतंत्रता के जो संग्राम के जो उसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी ना, मतलब पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। अर्जुन ने भी बहुत ज्यादा मतलब देश के लिए बहुत ज्यादा उसका जो है, मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, उसके लिए बहुत ज्यादा उसने वॉलंटियर किया और पढ़ाई मतलब दिया उसने, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसका सारा ध्यान था मतलब वॉलंटियर की तरह काम करने का और देश के लिए बेसिकली उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव था उस समय काम करने का और मोर्चों में अनशन में बैठना। और उसने आप रेडियो शुरू किया, उसने जैसे पंजी ने भी रेडियो में काम किया, वैसे अर्जुन ने आप रेडियो शुरू किया, अर्जुन ने उनका सारा रिसर्च सेल हैंडल किया। तो कुछ चीजें मैं देखती थी, मैं सोचती थी ये इतना ज्यादा इस 18 और 20 साल की उम्र में इतना कुछ कोई कैसे कर सकता है और इतने मेच्योरिटी के साथ कोई कैसे कर सकता है। इट हैज टू बी विजडम कमिंग फ्रॉम हिज पास्ट बर्थ। और एक बार अर्जुन भी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने गए तो उनका हुआ नहीं, मतलब ही कुड नॉट सी हिज पास्ट लाइफ। तो जो थेरेपिस्ट थी शी सेड कि इट सीम्स यू वर अ वेरी फेमस पर्सन इन योर पास्ट लाइफ, तो द गार्डियन एंजल्स डोंट वांट टू शो यू। अगर आपने देख लिया आप कौन थे तो या तो आपको दुख हो जाएगा कि अरे मैंने इतना कुछ किया, आई वाज सच अ फेमस पर्सन and in this life I am nothing, or either you will get very मतलब bloated कि मैं तो so and so था, तो इसलिए वो देख नहीं पाए अपना past life। तो जी बिल्कुल, ये आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका लगाव पंजी के लिए है और ये बात बिल्कुल सच हो सकती है। इस पर मैं स्वयं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं ये एक और विषय पर आपसे कहना चाहता हूँ कि पंजी का संग्रहालय अल्मोड़ा में है और अभी मेरा कुछ वर्ष पूर्व उनका एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो जो पंजी के जो गतिविधियां हैं, वहां जो लोग पंजी को सम्मान देते हैं, उन सब से आप कितना जुड़ी हैं दिल्ली में के? क्या वो संपर्क में आपके रहते हैं या कुछ आप कहना चाहती हैं उस पर? नहीं, जुड़ तो नहीं पाई हूँ ज्यादा। मैं उनके स्टैम्प जो रिलीज हुआ था उसमें गई थी, तो वहां गवर्नर ने अनाउंस किया था कि जो कौसानी में उनका म्यूजियम है उसको वो राइटर्स पैराडाइज बनाना चाह रहे हैं, जहां पर लोग जाके लिखें, अपना रहें और लिखें, और वो जगह इतनी सुंदर हो कि लोग अपना जो भी टाइम है वहां पे अच्छी जगह जाओ, साफ जगह जाओ, सुंदर जगह जाओ, तो प्रेरणा अपने आप मिलती है लिखने की। तो वो चाह रहे थे उसको बनाना। अभी वो रेनोवेशन हो रहा है, वहां भी पूरा नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे कोई रिलेटिव गए थे, उन्होंने फोटोज भेजी हैं कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रेनोवेशन जारी है। तो वो गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट ही करा रही है। हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, थोड़ा उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये हम सोच रहे हैं कुछ। अर्जुन आएंगे तो उनके साथ जाकर कुछ करना पड़ेगा। मैं केवल 2 बातें और आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोफेसर त्रिपाठी के अलावा भी कुछ लोग कहना चाहेंगे। एक आपने लिखा भी है, किताब भी आपकी है, आलू बैगन और बैगन सुंदरी, आपने नहीं, वो किताब दिखाती हूँ। ये अभी लेटेस्ट छपी है। ये मैंने बहुत सारी बच्चों की कुछ छोटी छोटी किताबें लिखी थी, वो पेंगुइन वालों ने दोबारा उनको कंपाइल करके दोबारा छाप दी है। मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए ताकि आप नाम देख सकें और आपका। और ये एक्चुअली एक स्टोरी का नाम था, आलू और बैगन सुंदरी। उन्होंने इसका बुक का नाम बना के छाप दिया है। थोड़ा सा इस किताब को लिफ्ट करिए। हाँ राइट। अच्छा, सुमित्रानंद पंत और सुमिता पंत, वाह क्या बात है। हाँ जी, उसमें एक स्टोरी उनकी है, हंस और राजकुमारी, जो उन्होंने नंदन में उनकी छपी थी। हमको सुनाते हुए, मतलब बच्चों को सुनाते हुए वो
कहानी उन्होंने सुनी, नंदन वालों ने छापी थी, तो ये कहानी उनकी, बाकी सारी स्टोरीज जो थी वो मेरी हैं। तो ये पेंगुइन वालों ने अभी दोबारा रीप्रिंट किया है। अच्छा, जो सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी जीवनी लिखी है जी, और मुझे लगता है शायद शांति जी ने, शांति जी ने, माफ कीजिएगा, तो उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके बारे में जिक्र ना हो। किस तरह का जिक्र उसमें आपके बारे में है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिन्होंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, मेरे सहित मैंने भी नहीं पढ़ी। अरे यही है वो पुस्तक, उसमें उन्होंने पूरा कैसे हमको उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे बच्ची गोद लेनी है, वो सारा कुछ उन्होंने लिखा है उसमें। और उन्होंने कहा, पहले उन्होंने परमिशन ली अल्मोड़ा में जाके अपने पेरेंट्स से, उन्होंने शायद सपने में एक बच्ची देखी उन्होंने कहा ये हमको चाहिए, अब पता नहीं कैसे कोऑर्डिनेट किया कि वही बच्ची उनको मिल गई जो सपने में उन्होंने देखी थी। और बस ये लिखा उन्होंने कि वो घर ले आए, और उसके बाद पंजी ने वो बोला कि ये अब मैं अपना नाम इसको देना चाहता हूँ। मतलब जो पंत, वो तो अपने लिए समझ के लाई थी जोशी रखेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पंत रखना चाहता हूँ। नाम तो अम्मा ने ही दिया, सुमिता नाम तो अम्मा ने ही दिया, पर पंजी ने कहा इसका नाम जो पंत सरनेम होना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने लिखा है किस तरह से वो कितना करते थे, कितना ध्यान रखते थे, रात में सोते नहीं थे, पूछते थे कहीं कैसी तबीयत है, सो तो मतलब क्या कर रही है, सो रही है, बार बार आके झांकते थे और पता करते थे क्या कर रही है। पूरा मतलब उनका सारा समय यही रहता था, सुमिता क्या कर रही है। उनको ये था कि मैं सुमिता के लिए जीना चाहता हूँ, उसको बड़ा देखना चाहता हूँ, ये उनके अंदर बहुत था। तो वो सारा उन्होंने उस चैप्टर में लिखा हुआ है किताब में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बस आखिरी सवाल मेरा सुमिता जी आपसे है कि आज आप जब सोचती हैं कि आप सुमित्रानंद पंत की पुत्री हैं, और जैसे आपका जीवन बहुत अच्छा अपने मूल्यों से, आप अपने कन्विक्शन से अपनी जिंदगी को बिता रही हैं और बहुत रचनात्मक चीजें आप कर रही हैं, तो आप किस तरह से याद रहना चाहेंगी सुमित्रानंद पंत की पुत्री होने के? याद, अब प्यार जितना बांटेंगे उतना प्यार से ही लोग याद रखते हैं, और तो सब जो है बातें रह जाती हैं, बस प्यार के जो क्षण है वो लोग नहीं भूल पाते हैं। तो अगर प्यार बांटा है, प्यार बांट रहे हैं, तो शायद लोग याद रखेंगे। नहीं तो हम आए हैं कुछ करके जाएंगे बस, और क्या है, यही है। एक गाना भी है, प्यार बांटते चलो। तो वाकई आपसे बात करके इतनी आत्मीयता से, इतने गणमान्य लोगों के सामने मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी। मैं संध्या जी को अब दोबारा इसकी बागडोर देना चाहूंगा, और इसके पहले कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी अपनी बात को रखें, अगर संध्या जी चाहती हैं तो कुछ और जो साहित्य से जुड़े लोग यहाँ पर हैं, एक या दो लोगों से अगर वो। मैं तो पूरे मंच को धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने इतना अमूल्य समय निकाला और हमारे साथ ये सानिध्य में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संध्या जी, आपके ऊपर जी मैं छोड़। जी, धन्यवाद, धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी। आपने, आपके माध्यम से आज हम सभी को जो इस मंच से जुड़े हैं, कितनी सारी बातें पता चली जो शायद हमें कभी नहीं पता चलती। ललित जोशी जी, ममता जोशी जी के माध्यम से भी हमें, कुसुम जी के माध्यम से हमें कई सारी बातें पंत जी से जुड़ी हुई पता चली, तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और चूंकि आज हमारे साथ बहुत गणमान्य, बहुत ही समृद्ध मंच जुड़ा हुआ है, ये जो पूरा संगोष्ठी में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है अवश्य ही किसी न किसी के मन में कोई प्रश्न होगा या कोई टिप्पणी होगी, या हो सकता है कि वो पंत जी के बारे में कोई निजी अनुभव रखते हो, तो एक दो लोगों से जरूर हम लेना चाहेंगे। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है या कोई प्रश्न है हमारे पैनल के लिए, तो आप अनम्यूट करके खुद से भी पूछ सकते हैं, या हाथ अपना वो रेज साइन जूम का कर सकते हैं।
मुझे पंडित विश्व प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद। मैं बहुत आनंद आ रहा है आप सबके विचार सुन के। सुमित्रानंद पंत जी का भक्त कौन नहीं है। उनकी पुत्री से एक प्रश्न है। जी बोलिए। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं, बहुत आनंद की बात है। क्या आप कवियत्री भी हैं? कविता नहीं लिखी हमने। इतने बड़े कवि की बेटी हैं आप, आपको लिखना जी चाहिए। वो योगी कवि थे, उनका योग शायद हमने अपने साथ लिया। कविता नहीं साथ पाए। नहीं, अगर भविष्य में ऐसा हो आप कविता लिखें तो कृपया वो ललित मोहन जी के थ्रू मुझे भेजें। मैं और ललित मोहन जी की बेटी और पत्नी हम लोग आएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है बीए तक, तो मुझे आज आपको सुन के बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो और कोई प्रश्न है? अगर एक और हम टिप्पणी या प्रश्न ले लेंगे। मुझे तो मुझे लग रहा है ललित जी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई विशेष टिप्पणी या प्रश्न नहीं अभी समझ आ रहा। हो सकता है बाद में फिर कुछ लोगों के मन में हो। तो अब कार्यक्रम हमारा चूंकि बातचीत संवाद और इतनी सारी चीजें हमने आज सुनी, और तो इस पर अब हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज अध्यक्षता के लिए हमारे साथ पंडित रमाचरण त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख स्तंभों में से एक रहे हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के फुल ब्राइट स्कॉलर भी रहे हैं। उन्होंने 4 दशकों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के छात्रों का मार्गदर्शन किया है। एक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने के साथ साथ आज वह प्रयाग स्थित स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु और समाज सेवी भी हैं। इसके अलावा वे बीए में ललित जी के गुरु भी रहे हैं। तो आज के सत्र के लिए उनका अध्यक्ष होना सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करूंगी त्रिपाठी जी को कि आप आइए और अपनी बात रखिए। संध्या जी को नमस्कार, और सभी लोग जो यहाँ आज उपस्थित हैं उनको भी। मुझे लग रहा था कि मैं जो संवाद चल रहा है उसको सुनता ही रहूं। अपनी बात तो मैं कभी भी कह सकता हूँ। आज शायद ये पहला दिन है जब हिंदी के एक पूरे युग का जिसने प्रतिनिधित्व किया है, सही बात, उसके कोई इतना नजदीक रहा हो, उसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। मुझे स्मरण नहीं है कि कभी पहले ऐसा हुआ होगा। इसलिए तो सानिध्य को, विशेष रूप से ललित मोहन जी को, कुसुम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सुमिता जी ने, शेखर जी ने, ललित जी ने, ममता जी ने इन सब लोगों को सुनकर आपको भी शायद छायावाद की, कुछ मानवीय छाया की अनुभूति हुई होगी। मैं विशेष रूप से सुमिता जी को सुन रहा था और अचानक छायावाद के एक और दूसरे स्तंभ प्रसाद जी की एक कविता मुझे स्मरण आ गई, जिससे कहीं न कहीं पर जो है मुझे लगता है कि सुमिता जी का जीवन जो है वो जुड़ा हुआ है। मैं उसको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। वो कुछ इस तरह है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा यह संधि पत्र लिखना होगा। संधि पत्र को सुमिता जी के हमने उनसे सुना। मुझसे कहा गया था, ललित जी ने कहा था कि कुछ
मनोवैज्ञानिक बात यहाँ पर मैं करूं, वो जैसा वो बता रही थी एक एडॉप्टेड चाइल्ड रही हैं। मनोविज्ञान में किसी प्रकार का सिंड्रोम कहा जाता है जिसे एडॉप्टेड चाइल्ड सिंड्रोम कहते हैं। बड़ी चर्चा है उसकी, लेकिन उस सिंड्रोम के तहत जो बाल बालिकाएं बड़े होते हैं उनमें निषेधात्मक व्यवहार अधिक देखे जाते हैं, जैसे झूठ बोलना या चोरी करना। वैसा तो कुछ यहाँ दिखाई देता नहीं। हालांकि जिस व्यक्ति ने, जिस मनोवैज्ञानिक ने इस संप्रत्यय को प्रस्तुत किया था, डेविड कर्शनर ने, उसके अनुसार ऐसा कम ही होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दूसरे जो लोग थे, जैसे नेल्सन मंडेला थे जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, या टॉल्स्टॉय थे, हाँ साहित्यकारों की बात हम लोग कर रहे हैं, या साहित्यकारों को छोड़ दें, मेरे ख्याल से आजकल हिंदुत्व की बात अधिक होती है तो हम भगवान कृष्ण की बात कर सकते हैं, जिनके जो पैदा तो हुए थे वसुदेव और जानकी, सॉरी देवकी उनके माता पिता थे, लेकिन उनके बालक जो थे वो कोई और थे, यशोदा मैया और नंद। तो छोड़ दें, ठीक है, कृष्ण जी जो थे शायद माखन चोर थे, शायद एडॉप्टेड सिंड्रोम, चाइल्ड सिंड्रोम का सिर्फ उतना ही मात्र उनमें आया था, लेकिन उससे अधिक जो उनके गुण थे उनसे हम सब लोग परिचित हैं। मैं सोच रहा था कि शायद ललित जी कुछ सुमिता जी से जो है बात करेंगे। गोद लिए जाने की बात उन्होंने की थी, जो बच्चों के लिए एक असामान्य घटना है, उनके मन को प्रभावित करती है, उनकी अस्मिता को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाती है। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि मेरी पहचान क्या है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो उनके पहले के माता पिता हैं उनके बारे में लेकर जो है कुछ प्रश्न मन में उठे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो थी सुमिता जी ने कही कि वो आई तो थी जोशी बनने, बन गई पंथ, और वो अच्छा ही रहा, क्योंकि अपने पुत्र का क्या स्मरण करते हुए कहती हैं कि जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ वो उन्हें लगता है कि पंत जी का पुनर्जन्म ही है। अपनी पहचान को लेकर वो कभी परेशान रही हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। लोगों ने उन्हें टोका, लेकिन टोका इसलिए कि अरे तुम पंत जी की पुत्री हो। अभी अभी जो है पंडित विश्व प्रकाश जी जब कह रहे थे तो वो चाह रहे थे कि हाँ वो भी उनकी तरह ही बने, कविता लिखें, और जब वो कविता लिखेंगी तो उस कविता को वो संगीतबद्ध करना चाहेंगे। तो आज भी दूसरे जो है उनकी अस्मिता को जो पहचानते हैं वो पंत जी के माध्यम से पहचानते हैं। तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि वो नहीं है जैसे दूसरे हैं। उन्हें लगा होगा कि हाँ जैसे दूसरे लोगों के माता पिता होते हैं, मेरे भी माता पिता हैं। उनकी अम्मा शांति जी जिनका स्मरण वो कर रही थी, मेरी भी वो कुलीग रही हैं, सीनियर कुलीग थी। तो वो जो है कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बोझ है, ये नई पहचान उनके लिए जो है बोझ है कि वो उनसे मजबूर करे कि मैं समझना चाहती हूं अपने को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सभी अपने को समझना चाहते हैं, और विशेष रूप से जब आप किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति की पुत्री हो तो आप विशेष रूप से समझना चाहेंगे, और विशेष संदर्भ में जब आपको गोद लिया गया हो तो समझने की प्रक्रिया जो है वो रुकती नहीं है। जैसा आज हम लोगों ने देखा,
अपने को समझने की प्रक्रिया जो है उनकी अभी भी चल रही है। और जिस चिकित्सा पद्धति की बात उन्होंने कही, प्रतिगमन चिकित्सा पद्धति या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिसकी बात हम लोग करते हैं, उनकी उसमें रुचि जो है मुझे लगता है शायद इसी कारण हुई होगी कि वो अपने को लगातार समझने की कोशिश कर रही हैं और वो संबंध जो लंबा नहीं चल पाया, उस संबंध की तलाश उन्हें अभी भी है। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो करती है वही संभव बनाती है कि जिससे आप दोबारा से संबंध स्थापित करना चाहते हैं उसे आप संबंध स्थापित कर पाए। और वो संभव इसीलिए हो पाता है, वो थेरेपी इसीलिए है कि कहीं ना कहीं जो आपके सबकॉन्शियस वाले थॉट्स हैं, जिनको जो अभी भी हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, जो जिन्हें मैं बोझ की तरह कह रहा हूं या जो नई ऊर्जा दे सकते हैं, जो आपकी अनुरक्ति है उस व्यक्ति से जो अब नहीं है, जो अटैचमेंट जब आप बड़ी हो रही थी, जिसकी बात आप कर रही थी कि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, आप हरदम उनके साथ रहना चाहती थी, स्कूल जाते समय आपको रोना आता था, उनसे दोबारा संबंध कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से ये एक शायद कारण रहा होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है उसको लिया जाए। और उससे केवल यही नहीं था कि वो दूसरों की समस्या को सुलझा सकती थी, इसके माध्यम से संभवतः वो अपनी जो असुरक्षा की तरफ ललित जी ने जो इशारा किया था वो भी, उसका भी जो है कुछ समाधान कर रही थी। ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है कि जिन दो व्यक्तियों की वो बात कर रही थी उनमें से एक को मैं नजदीक से जानता था, उनकी अम्मा जी को। वो भाग्यशाली थी कि उन्हें ऐसे पिता और ऐसी अम्मा मिली, क्योंकि दोनों ही अत्यंत संवेदनशील थे, जैसा कि अभी ममता जी बता रही थी या कुसुम जी बता रही थी। और वो संवेदनशील ही नहीं थे, दोनों बहुत अच्छे मानव थे। तो दोनों के न रहने की जो टूटन है वो कैसे भरी जा सकती है? अगर वो भरनी है तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक साधन बन सकती है। मनोवैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी नई बात होगी कि कैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की पुत्री जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का प्रयोग कर रही है अपने पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आप सब लोगों के साथ इस चर्चा में भाग लेने में, और एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ललित जी का विशेष रूप से इस संवाद में मुझे भाग लेने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, और आप सबका जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आपने आज मनोवैज्ञानिक पहलू रखा और जो बातें आज अपने इसमें की, मुझे लगता है कि सुमिता जी पूरी तरह से उससे सहमत होंगी कि कहीं ना कहीं पिता को पुत्र में देखना, शायद बेटियों के लिए मैं कहूंगी कि वैसे भी ज्यादा, हम बेटियां बिल्कुल एक चाहे दत्तक पुत्री हो या अपनी पुत्री हो, लेकिन ये एक बहुत स्वाभाविक सी चीज रहती है। और सुमिता जी का चूंकि 6 वर्षों का ही साथ था, तो वो कहीं ना कहीं जो एक कमी थी वो
उसे वो अब इस माध्यम से पूरा कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी आपकी बातों के लिए, अपने वक्तव्य के लिए। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर एक तरह से हैं, और समापन के से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रिटेन से युवा कवित्री तिथि दानी जी को, जो धन्यवाद ज्ञापन, औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। तिथि कई मंचों से पर बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छी कवित्री और लेखिका तो हैं ही, ब्रिटेन के कई मंचों से बहुत सक्रिय हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तिथि, आपका स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, बिल्कुल स्पष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी, इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज का कार्यक्रम सुनकर मैं खुद बहुत अभिभूत महसूस कर रही हूँ। और ये कहूंगी कि आज के कार्यक्रम को देखकर, सुनकर, खास तौर पर सुमिता जी जो कुछ भी कह रही थी उसको सुनकर मुझे एक शेर याद आया, तो बशीर बद्र जी का, और मैंने उसको खंगाला तो मैं उसको कहना चाहूंगी कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। तो आज के कार्यक्रम का जो मुझे लगता है कि सारांश इन 2 पंक्तियों में मुझे मिल सका है। सानिध्य हमेशा ही बहुत स्तरीय कार्यक्रम हमारे लिए प्रस्तुत करता रहता है, और बेशक ये एक निरंतर प्रयास और अथक परिश्रम का फल है, जो कार्यक्रम इतने स्तरीय और इतने सहज होते हैं, इतने आनंद से भर देते हैं हम सभी को। तो मैं सबसे पहले ललित जी का बहुत शुक्रिया का और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम की परिकल्पना की और आज उसे एक अंजाम दिया। फिर आज जो सिलसिला शुरू हुआ वो पंडित विश्व प्रकाश जी की प्रस्तुति से हुआ, जो उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर दी, और मैं उनका बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए दिया। फिर संध्या सिंह जी ने फिर से एक खूबसूरत आगाज किया और आमंत्रित किया, सभी का परिचय दिया। फिर शेखर जी ने पंत जी और सुमित्रा जी के बचपन की स्मृतियां साझा की, और हमें ऐसा लगा, हम श्रोताओं को ऐसा लगा, मुझे भी एक श्रोता के तौर पर ऐसा लगा जैसे मैं भी साथ साथ पंत जी के जीवन की यात्रा को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।